ये क्या हो गया? अजी क्या हुआ संदीप जी, वापस आना। मुझे लग रहा था ये। एक मिनट। डिश तो को नहीं होगा, मैंने आ गया। क्या हुआ? सही है। ओके। नैतिक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग। हाँ, जोर से बोलो। हाँ, 2 नंबर। वो पियाजे की है, पियाजे का मोरल डेवलपमेंट बताया था हमने आपको। बाकी तीनों इनकी है। इनको तो मतलब नहीं है कम्युनिटी पे क्या पूछा है। आज कोई त्योहार है क्या? वो क्यों नहीं है आपके साथ, प्रियंका? अच्छा, आ गई क्या आपको? ये नहीं है आगे वाले। आप भी आगे। दोनों अलवर करौली। दोस्त साहब। सोहेल भाई। पियो। खाती तो कुछ हो नहीं, पानी पीती। देखने से पता लग। चलो भाई, पढ़ाई करो, आप तो सब हो जाएगा। ओके। पानी पिया करो तुम भी खूब। चलो, तो शुरू करें। ओके। नैतिक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखो बच्चों, अगर आपसे परीक्षा में ऐसा पूछ लें कि नैतिक विकास का पहला सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बोलेंगे? चीन पियाजे। क्या बोलेंगे? चीन पियाजे। क्योंकि इनका सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत के 25 वर्षों बाद आया था। जीन पियाजे ने एक बुक लिखी थी, मैंने आपको बताया था, उसका नाम था मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और वो बुक कब आई थी? 1932 में। 1932 में बुक आई थी पियाजे की, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आई थी। लिखा हुआ है आपके पास? बिल्कुल है। इन्होंने ये वाला मॉडल दिया था 1958 में। कब दिया था? 1958 में दिया था। और ये पियाजे से प्रभावित थे। इन्होंने पियाजे के ही सिद्धांत को एक्सपेंड किया था। क्या किया था? एक्सपेंड किया था, मतलब और विस्तार दिया था। और कुछ बेहतरीन काम किया था। क्या काम किया था वो हम देखेंगे। उससे पहले इनकी 3 प्रसिद्ध बुक्स हैं जिनके नाम परीक्षाओं में आते हैं। तो उनके नाम आप सबसे पहले लिखो। बुक्स। और 3 किताबें हैं साहब इनकी। 3 प्रसिद्ध किताबें हैं साहब इनकी। पहली किताब का नाम है, धर्माराम बोलो। याद क्यों नहीं? याद क्यों को नहीं? हम जब ट्रेनिंग करते थे, हमारे हमारे पास। नागौर से हो ना आप? बीकानेर, हाँ वो बॉर्डर है, हाँ। चलिए। तो लिखो 3 किताबें। पहली किताब का नाम है मीनिंग एंड मेजरमेंट। पहली बुक का नाम लिखिए मीनिंग, मतलब अर्थ क्या है। एंड मेजरमेंट, मतलब इसको मापें कैसे। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। हालांकि ये बुक इनकी बहुत लेट आई है, 1981-84 में आई है। पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखना, 1958 में। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत 1958 में दिया था। पियाजे के 25 वर्षों बाद दिया था। लेकिन इनकी किताबें आई हैं 90s में, जिनमें पहली बुक का नाम है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। दूसरी बुक का नाम है फिलोसॉफी। बस एक ही नाम बदला है खाली। फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट।
फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, और तीसरी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नाइनटीन 81, 84, माफ करें 83। सबकी डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कोई बात पूछी जाती है, पर एक मोटा आइडिया आ जाए आपको कि साहब कोहलबर्ग ने 3 बहुत प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं, तीनों में ही मोरल डेवलपमेंट शब्द आता है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पहली बुक का नाम है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, दूसरी बुक का नाम है फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और तीसरी बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। साइकोलॉजी फिलोसफी से ही निकली, इसलिए पहले फिलोसफी बाद में साइकोलॉजी। हालांकि क्रम कोई नहीं पूछेगा, फिर भी ईमानदारी से बताओ, हमने कल हमारे चैनल पे एक सवाल पूछा था, पढ़ा? 1 और 2, इतने लोगों में से केवल 2 लोगों ने पढ़ा। हमने पता है क्या सवाल दिया था? हमने दिया था, यस क्या दिया था, कि इनमें से कौन सी कोहलबर्ग की बुक नहीं है। 4 ऑप्शन थे, जिनमें 3 तो यही थे, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑप्शन 1, फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑप्शन 3, साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑप्शन 4, और ऑप्शन 2 पे था मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो सही जवाब क्या होगा? मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि वो बुक किसकी थी? जीन पियाजे की थी। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया वो हमको अच्छा लगा। ओके, बोलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की 3 किताबें आपके सामने, पहली का नाम बोलो, दूसरी का नाम बोले फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और तीसरी का नाम बोले। ओके, दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे? पियाजे से प्रभावित थे। कोहलबर्ग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे का था, उससे प्रभावित थे। इनका सिद्धांत जो है वो उसी का एक्सपेंडेड विस्तारित रूप है, इन्होंने स्टेजेस ज्यादा बताई हैं। तो आपको याद होगा कि साहब पियाजे ने 2 प्रकार की नैतिकता बताई थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और आपको पूछ ले पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई, तो हमको बताना था 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 बताई थी ना। इन्होंने अपने सिद्धांत में बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों पे, बच्चों के इंटरव्यूज लिए। एक बात जो पियाजे की थी वो इनकी भी थी कि इन्होंने अपना सिद्धांत शॉर्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक पे बताया। बच्चों के सामने छोटी छोटी कहानियां पेश करी, बच्चों ने उनके जो जवाब दिए उसके आधार पे उन्होंने 6 अवस्थाएं बता दी। कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने? 6 अवस्थाएं बताई, और बच्चों के इंटरव्यूज लिए। इस बात पे भी बहुत प्रश्न आए हैं कि क्या कहानियां बताई, कौन सी 6 स्टेजेस हैं, कौन से बच्चे थे जिनके इंटरव्यू लिए, किस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत को स्थापित किया। इस बात पे भी बहुत प्रश्न आ चुके हैं। सुन रहे हो? सबसे पहली बात, इनकी जो कहानियां हैं वो कहानियां बच्चों को एक ऐसे दोराहे पे लाके छोड़ती हैं। कहां पे लाके? दोराहे पे लाके छोड़ती हैं कि जिसमें बच्चे सोचते हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, जिसमें बच्चे सोचते हैं कि मैं ये करूं कि ये करूं, या जिस कहानी का हीरो या जो भी नायक नायिका है उसको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। इस ये करूं या वो करूं, व्हाट शुड डू व्हाट शुड नॉट डू को एक नाम दिया था उन्होंने, और वो नाम था नैतिक दुविधा। क्या नाम था? नैतिक दुविधा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डिलेमा। क्या बोलते हैं? मोरल डिलेमा। तो मोरल डिलेमा के लिए कोहलबर्ग प्रसिद्ध हैं, नैतिक दुविधा के लिए कोहलबर्ग प्रसिद्ध हैं। क्या होती है मोरल डिलेमा? उसको भूल जाओ ना, क्या है उसमें? मोरल, प्लीज, मोरल डिलेमा क्या है? मैंने भी बताया आपको बातों बातों में। चलो बताओ आप, क्या है मोरल डिलेमा? व्हाट इज मोरल डिलेमा? नैतिक दुविधा क्या है?
सुने ध्यान से, अभी सेकंड ग्रेड में आया था इससे पहले। मोरल डिलेमा का मतलब है ऐसी सिचुएशन, क्या, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम ये तय कर पाने में, जजमेंट लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं कि ये करें या वो करें, उसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। नैतिक दुविधा उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर निर्णय लेने में असमंजस में होते हैं कि हमें ये वाला काम करना चाहिए या ये वाला करना चाहिए, या ये वाला काम सही है या ये वाला काम सही है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको पूरे राजस्थान में क्या बोलूं मैं, आंसर की बना रहे थे, उनको पता ही नहीं क्या होता है। हमारे बच्चों को पता है, आपको भी पता होता है। एक है मोरल रीजनिंग। बोलिए, मोरल रीजनिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? नैतिक तर्कणा। क्या बोलेंगे? ये क्या हो सकती है? सिंपल बताओ। इधर से कोई जवाब आया था? मोरल डिलेमा क्या होती है पता है आपको? ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जिसमें हम ये तय नहीं कर पाए, उसको बोलो। सामने देख बेटा, मोरल डिलेमा, मोरल दुविधा ऐसी स्थिति है जिसमें हम ये तय नहीं कर पाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। वो तो है मोरल डिलेमा। क्या है? नैतिक दुविधा क्या है? और फिर मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा क्या है? इसमें सवाल आया था। हमारे अलावा, हमारे बच्चों के अलावा किसी को नहीं आया, जबकि इतना आसान था। आपको बताना चाहिए क्योंकि आप मेरे बच्चे बन चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। कितनी बार मैंने बातों में आपको बताया है कि चिंतन और तर्क लगभग एक जैसी बातें। तो बहुत सिंपल जवाब है इसका कि जब किसी परिस्थिति में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, ऐसी दुविधा आती है, तो उस समय हम जो चिंतन प्रक्रिया करते हैं वही नैतिक तर्कणा है, वही मोरल रीजनिंग है। सिंपल सी बात, लेकिन एक सवाल जिंदगी बनाता है और एक बिगाड़ता है, पता है ना आपको। तो नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा हमेशा याद रखना। जिसमें चिंतन शामिल है वो तो कहलाता है नैतिक तर्कणा, और जिसमें इस राह को चुनूं कि इस राह को चुनूं, ऐसा जजमेंट सामने आ जाता है, उसके बाद चिंतन हम करते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं नैतिक दुविधा। अब क्या किया था कोहलबर्ग ने? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली कोहलबर्ग ने क्या किया, अमेरिका में एक शहर है शिकागो, नाम सुना है? कब सुना? विवेकानंद जी भाषण देने गए थे, ओके, वही शिकागो था। तो शिकागो के 72 बॉयज, मेरे लफ्ज पे गौर फरमाना, ये सारे सवाल आ चुके हैं परीक्षा में। 72 बॉयज, नॉट गर्ल्स, ओनली बॉयज के इंटरव्यू लिए। क्या लिए? इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब जैसे आप मेरे सामने बैठे, वैसे उन्होंने 72 बॉयज को सामने बैठा लिया, और उनकी उम्र थी 10 से 16 वर्ष। ये भी आ चुका है परीक्षा में। उन बॉयज की एज क्या थी? 10 से 16 वर्ष। हालांकि इन्होंने जो 3 स्तर बताए हैं उसकी एज डिफरेंट है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कोहलबर्ग ने कौन सी उम्र के बच्चों की नैतिक तर्कणा के बारे में बात करी? तो 10 से 16 वर्ष। मैं लिखवाऊंगा। सामने बैठा लिया। अब उनके सामने उन्होंने कहानी रखी। आपको याद है पियाजे ने मार्गरेट और मैरी की कहानी बताई थी, बच्चों को बताई थी कि साहब मार्गरेट ने छेद कर दिया खेलते खेलते, और मैरी ने छेद किया मम्मा को गिफ्ट देने के लिए। हालांकि मैरी वाला छेद थोड़ा सा बड़ा था और मार्गरेट वाला छेद छोटा था। तो इगोसेंट्रिक बच्चों को, पहले वाले कौन से थे? हिट्रोनोमस की ऑटोनोमस? हिट्रोनोमस। पहले वाले परायत थे कि स्वायत्त? परायत। उन बच्चों को पूछा कि कौन ज्यादा खराब है मैरी और मार्गरेट में, तो उन्होंने उसको ज्यादा खराब बताया जिसका होल क्या था? बड़ा था। इसका मतलब वो परिणाम की बात करते थे, इरादे की बात नहीं करते थे। सुन रहे हो मेरी बात? ओके। तो ऐसे ही इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसका हीरो है हेंज। कौन है हीरो? हेंज। अब हेंज की कहानी क्या है आप सुनना, क्योंकि यही कहानी उन्होंने, मैं लिखवाऊंगा तब क्या लिखोगी, अभी जो बोल रहा हूं सुन लो। एक व्यक्ति था हेंज, जैसे आप बच्चे हैं, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, मैं कोहलबर्ग हूं, ओके। ओके, तो बच्चों आप कहां के बच्चे हैं? शिकागो के। कहां के बच्चे हो? शिकागो के। कितने हो? 72 हो। कितने हो? 72। ओके। मैं कौन हूं? कोहलबर्ग। और मैं आपको क्या सुना रहा हूं? कहानी। कहानी का हीरो कौन? हेंज। क्या हुआ हेंज को? हेंज की दुविधा क्या है? सुने।
एक्चुअली हेंज एक गरीब आदमी है। कैसा आदमी है? गरीब आदमी है। और इसके साथ ऐसा हुआ कि अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन बीवी को कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर हो गया। और खास बात यह कि कैंसर उस स्थिति में है कि डॉक्टर ने कहा कि एक दवा है जो इनकी जिंदगी को बचा सकती है, वो मिले तो बच जाएंगी, नहीं तो नहीं बचेंगी। और खास बात, यह दवा किसी एक ही व्यक्ति के पास है जिसने अभी अभी इसका इजाद किया है, अभी अभी अपनी लेबोरेटरी में इस दवा को बनाया है। तुम जाओ और ये दवा लेके जल्दी से आ जाओ तो ये बच जाएंगी। हेंज दौड़ा दौड़ा जाता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से क्या करता है? मोहब्बत करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। प्रिया बच्ची बोल रहे हो? ये बात आई है परीक्षा में, इसलिए बोल रहा हूं। वो अपनी बीवी से लव करता है, इसलिए वो जाता है। ओके, वहां जाता है, एक ही जगह दवा मिलेगी, और उस दवा केमिस्ट को जाके वो पर्ची देता है कि मेरे को ये दवा आपके पास है। वो कहता है। कहता है मेरे को जल्दी से दे दो, बीवी बीमार है, उनको बचाना है। केमिस्ट कोहलबर्ग की तरफ देखता है, क्योंकि हमने आपको बोला ना कि कोहलबर्ग कैसा आदमी है? अमीर के गरीब, गरीब है। उसने उसकी तरफ देखा, फिर बोला दवा तो है पर पैसे लाओ। हेंज ने जितने उसके पास पैसे थे, अपनी तमाम जमा पूंजी वहां पे रख दी। ये लो। केमिस्ट ने उन पैसों को देखा, काउंट किया, पता लगा वो तो बहुत कम थे, और वो चूंकि अकेला उसकी मोनोपोली थी उस दवा पे, इसलिए उसकी कीमत बहुत ऊंची रखी उसने। और उसने कहा ये तो कम है, पूरे पैसे लाओ तो दवा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वापस रख दी। अब हेंज ने कोशिश की, जल्दी जल्दी जितने जानकार थे सबको कांटेक्ट किया कि मेरे को जल्दी से पैसे दो, ये दवा दे दे, पर किसी ने हेंज की कोई मदद नहीं करी। हेंज वापस उसके सामने आके खड़ा हो गया और वापस गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे दवा दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। केमिस्ट को बिल्कुल दया नहीं आई। उसने कहा मेरा उसूल है, जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं दवा नहीं दे सकता। अब कोहलबर्ग उस केमिस्ट की शॉप के सामने खड़ा है और देख रहा है और सोच रहा है क्या करूं? क्या वो बिना दवा लिए वापस जा सकता है? बोलो, कैसी दुविधा है। क्या वो वहीं पे खड़ा रह सकता है? नहीं, नहीं तो पैसे भी वो मर जाएगी। क्या करूं? चोरी कर लो। इसके दिमाग में आइडिया आता है, इसको लूट लेता हूं। और वो लूट लेता है, बीवी को देता है, बीवी की जान बचा लेता। ये कहानी। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा 4। पहला सवाल, कोहलबर्ग ने उस दवा को छीन के, लूट के, चोरी करके ठीक किया या नहीं किया? ठीक किया कि गलत किया? बोलो, सही किया कि गलत किया? दूसरा सवाल, अब सही किया कि गलत किया, इनका जो भी जवाब आपको नहीं सुन रहा उस पर मैं आऊंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल इंपॉर्टेंट है कि उसने सही किया कि गलत किया। दूसरा सवाल, मान लो कोहलबर्ग अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, तो यही सिचुएशन थी, वैसे ही बीमार थी, वही कैंसर था, एक ही जगह दवा मिलनी थी, कोहलबर्ग के पास पैसे कम होने थे और दवा वाले से दवा मांगता, दवा वाले ने दवा से इनकार करना था, पूरे पैसे नहीं है, मैं दवा नहीं दूंगा। अब कोहलबर्ग सोचता है, मान लो वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता होता तो? इस बार भी हम आपके उत्तर को कोई तवज्जो नहीं देंगे, केवल प्रश्न महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल, मान लो इस स्टोरी में कैंसर की पेशेंट हेंज की बीवी नहीं कोई और होती तो, या कोई और होता तो, कोई स्ट्रेंज पर्सन होता तो? बाकी सिचुएशन सेम है, दवा एक के पास ही है, पैसे ज्यादा मांग रहा है, हेंज के पास पैसे नहीं है, पर पेशेंट हेंज का अपना नहीं है, कोई अपरिचित है। कुछ दिमाग में चला, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई ना? ओके, आप तो बड़े हो। इनोसेंट मासूम बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाई, 10 से 16 साल के बच्चों को, उन्होंने जो जवाब दिए उसके आधार पे कोहलबर्ग ने यह जाना कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनके माइंड में जो चलता है
वो क्या है? तुम्हारी आंखें भर आई? ओके, इतनी तो इमोशनल नहीं लगती मेरे को। वैसे भर आती है हमारी क्लास में आंखें, आंखें भी। सुन लो, क्या क्या पूछा था हमने? हाँ, दिमाग में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जजमेंट क्या लेते हैं, एक्शन क्या पियाजे ने भी ऐसा किया, पियाजे एक्शन के बजाय वो दिमाग में चलता है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये भी कहते हैं कि जजमेंट क्या लेते हैं, चोरी करते हैं कि नहीं करते, सही किया कि गलत किया, उसके बजाय जो दिमाग में चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? क्या है वो? उसको उसको क्या बोलेंगे, दिमाग में जो चल रहा है उसको? बढ़िया बोलो ना। उसको बोलेंगे मोरल रीजनिंग, उसको बोलेंगे नैतिक तर्कणा। उसको क्या बोलेंगे? नैतिक तर्कणा। इसलिए कोहलबर्ग के प्रश्न में नैतिक तर्कणा बहुत बार आया है। बात समझ में आई आपको? अब दूसरी बात, अब जो कोहलबर्ग ने बच्चों से जवाब लिए उसके आधार पे उन्होंने 3 लेवल बता दिए। कितने लेवल बताए? 3। और वो 3 लेवल आपने खूब आसानी से सुने होंगे। इंग्लिश में 3 शब्द बहुत आसान है। एक शब्द याद रख लेना, कन्वेंशनल। कौन सा? कन्वेंशनल। कौन सा? कन्वेंशनल। बीच वाला कन्वेंशनल लेवल है, हिंदी में दूसरे नाम आते हैं इसके, ठीक है ना? पारंपरिक, परंपरागत, रूढ़िगत। एक हो जाएगा प्री कन्वेंशनल। क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल। और एक हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी में एक हो जाएगा पूर्व पारंपरिक, एक पारंपरिक, एक पश्च पारंपरिक, या इसकी जगह उत्तर पारंपरिक भी हो सकता है। पारंपरिक की जगह पे परंपरागत भी हो सकता है, रूढ़िगत भी हो सकता है। बहुत बार परीक्षा में आया पूर्व प्राक रूढ़िगत स्तर। तो ये शब्दों से तो आपको खेलना ही होगा, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनने जा रहे हो, तो ये शब्द तो आपको आने ही चाहिए। और हमारे साथ रहोगे तो वैसे आ ही जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। पर ये जो 3 स्तर बताए, इसमें हर एक में उन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई। कितनी? 2-2। तो इनको क्रम अगर हम दें, 1-2 1-2 भी कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हैं। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में स्टेज नंबर 1 और 2, कन्वेंशनल लेवल में स्टेज नंबर 3 और 4, और पोस्ट में स्टेज नंबर 5 और 6। अब ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल के बच्चे हैं, जो 10 वर्ष से छोटी उम्र के होंगे, इन्होंने कहा इसमें भी 2 स्टेज आएंगी। क्योंकि यहां नैतिक नियम वही वाली बात है, बाहरी दबाव के कारण से माने जाते हैं, पनिशमेंट के कारण से माने जाते हैं कि नहीं मानेंगे तो सजा मिलेगी, या नैतिक काम नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। तो इन बच्चों ने बोला कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। कन्वेंशनल लेवल के बच्चे वो होते हैं जो इंटरपर्सनल रिलेशन की बात करते हैं, सोशल अप्रूवल की बात करते हैं। मेरे हर शब्द में सवाल है जो परीक्षाओं में आए हैं। सोशल अप्रूवल की बात करते हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल की बात करते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी नहीं करेंगे तो वो अच्छे नहीं है। किसी को बचाना, किसी की जिंदगी बचाना तो अच्छी बात है। और पोस्ट कन्वेंशन लेवल की 2 स्टेज आएंगी, जिसमें एक स्टेज में ये कहा जाता है कि खुद के अधिकारों के लिए आप नियम बदल सकते हो, और एक फाइनली जो स्टेज आएगी उसमें यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने, याद है आपको, सब कहानी सुनते हैं ना राजा हरिश्चंद्र की, क्या हुआ था उनके साथ, पता है ना आपको? राजा थे, वक्त बदला, सब कुछ चला गया, रानी और बेटा वो भी बिछड़ गए। कहीं पे रानी नौकरी करती है, और अल्टीमेटली वो नौकरी करते हैं पता है कैसी जगह? वो एक ऐसे ऐसे सेठ के पास नौकरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई नहीं छोड़ी। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या 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 ये कभी जिंदगी में अब बोले, अब कहते हैं ना सत्यवादी, क्या क्या हरिश्चंद्र बन रहे हो, मतलब कभी झूठ नहीं बोलते थे वो, कभी झूठ नहीं बोला, सच्चाई नहीं छोड़ी। तो उनको उनकी परीक्षा ली भगवान ने, स्पेशली शनि महाराज की बात है। तो परीक्षा ली तो फिर उन्होंने ऐसी ऐसी दुर्दशा कर दी साहब, सब कुछ खत्म, तहस नहस, राज चला गया, सब चला गया, भटक गए। आखिर भूखों मरने की नौबत आ गई, तो बीवी को कहीं और भेजा, तू कहीं जाके नौकरी कर। वो कहीं वो करती थी भारी पोछा कहीं दूसरी जगह, और उनको नौकरी किसी ने नहीं दी। आखिर एक व्यक्ति, एक जगह खाली मिली उनको, पता है क्या मिली? यस, जो शमशान घाट में मुर्दों को जलाने के लिए और पैसे लेते हैं ना कि साहब एंट्री फीस होगी, उसके लिए बैठा दिया कि आप यहां बैठ जाओ, हमारे पास यहां मुनीम की जरूरत है, आप ये काम कर सकते हो। अब सोचिए कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार किया।
और अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ते गए, काम करते गए, और कुछ दिनों बाद वो घटना घटी, उनके खुद के बेटे को सांप ने काट लिया, और खुद की पत्नी जो रानी थी वो लेके उसको आती है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन गेट पे बैठे हैं हरिश्चंद्र। वो अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप अंतिम संस्कार कर दो, हालांकि वो जानते हैं मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी है जो कभी रानी थी, वो राजकुमार था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मेरे उसूलों से बंधा हूं, मैं क्या करूं, जब तक तुम टैक्स नहीं दोगी तब तक मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। और रानी के पास कुछ था नहीं, यानी तब भी वो नहीं डिगे। तो फाइनल जो स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हेंस की बीवी उनको छोड़ के चली जाए, पर चोरी तो नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? इस तरह से ये कुछ बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया, लॉरेंस कोहलबर्ग का बेहतरीन मॉडल है, जिसमें से गारंटी से सवाल आता ही आता है। और आपको कुछ भी पूछ लें, अगर आप हमारे बच्चे हैं तो कर दोगे, हमारे बच्चे होने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आप निभा रहे हैं तो फिर कर ही दोगे। ओके, तो क्या क्या है इसमें, लिखो आप। ओके, मैं टाइम देख रहा था कि आज ही छोड़ दोगे, चलिए लिखिए। हेडिंग तो था ही आपका, नैतिक विकास था ना, नैतिक विकास। वापस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिख रहा हूं, आप मत लिख लेना। किसने दिया था ये? कोहलबर्ग। नैतिक विकास कोहलबर्ग। तो इसमें लिखें आप, कोहलबर्ग ने $72 शिकागो बॉयज, तो 72 शिकागो बॉयज मैंने इसलिए लिख दिया कि लड़का लिखो तो पता नहीं क्या हो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये लिख लो, कोहलबर्ग ने 72 शिकागो बॉयज, सही तो लिखा है क्या? सही है, बॉयज। कोहलबर्ग ने 72 शिकागो बॉयज, आप 72 शिकागो बॉयज लिख सकते हो, यानी शिकागो के 72 लड़कों। कोहलबर्ग ने 72 शिकागो बॉयज के साक्षात्कार के आधार पर, ये 72 बॉयज महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे प्रश्न आए परीक्षा में, आगे क्यों महत्वपूर्ण है बताऊंगा मैं। कोहलबर्ग ने 72 शिकागो बॉयज के साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोहलबर्ग ने 72 शिकागो के लड़कों, बॉयज के साक्षात्कार, इंटरव्यू क्या था? कहानी सुना के प्रश्न पूछे, बस जवाब लिए। तो 72 शिकागो बॉयज के साक्षात्कार के आधार पर कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सबको? बोलो, 72 शिकागो बॉयज को अंडरलाइन करना है। दूसरी बात, कोहलबर्ग जीन पियाजे से प्रभावित थे। तो जीन पियाजे से प्रभावित, ये दूसरी बात। कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे? जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे से प्रभावित। तीसरी बात, जीन पियाजे से प्रभावित, लिखा सबने? तीसरी बात, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा, की उम्र 10 से कितनी? 16 वर्ष बताई। नैतिक तर्कणा की उम्र
10 से 16 वर्ष, बताइए। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा की उम्र 10 से 16 वर्ष, बताइए। अगली बात, कोहलबर्ग ने लड़कों को, बॉयज को, लड़कों को, क्योंकि इसमें लड़कियां शामिल नहीं है, कोहलबर्ग ने लड़कों को शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियां शॉर्ट स्टोरीज सुनाई व प्रश्न पूछे। कोहलबर्ग ने बॉयज को, लड़कों को लघु कहानियां या शॉर्ट स्टोरीज सुनाई, वे उनसे क्या पूछे? प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सबने लिखा? ओके। अगली बात, उनमें, उन कहानियों में एक प्रसिद्ध कहानी हेंज की दुविधा थी। उनमें एक प्रसिद्ध कहानी हेंज की दुविधा, इंग्लिश में भी लिखना है, ये इनका नाम है, हेंज। दुविधा को बोलते हैं डिलेमा। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी हेंज की दुविधा, ब्रैकेट में हाइंज डिलेमा या हेंज डिलेमा थी, जिसका हीरो, जिसका नायक कौन था? हेंज था। कोहलबर्ग ने बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज सुनाई, लघु कहानियां सुनाई, जिनमें एक प्रसिद्ध कहानी है हेंज की दुविधा। सीटेट का तो फेवरेट है, 50 बार आ चुका है हेंज की दुविधा। इंग्लिश में हेंज डिलेमा बोलते हैं, दुविधा को क्या बोलते हैं? डिलेमा। और इसका नायक कौन था? हेंज था। अब पूरी कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है प्रियंका, कहानी आप सुन चुके हो, लेकिन दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है, दुविधा और तर्कणा, क्योंकि दोनों ही परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो हल्का सा आप लिख रहे हो ना? नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। आप बार बार इंग्लिश के शब्द नहीं लिखो, मेरी तो आदत है, नहीं लिखो तो एक बार लिखा चलेगा। तो नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, ये क्या है? तो इसके सामने लिखो, ऐसी परिस्थिति, वह सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जिसमें सही अथवा गलत, ऐसी परिस्थिति जिसमें सही अथवा गलत का निर्णय लेना हो, ऐसी परिस्थिति जिसमें सही अथवा गलत का निर्णय लेना, इसको बोलते हैं मोरल डिलेमा या नैतिक दुविधा। ऐसी परिस्थिति जिसमें सही अथवा गलत का निर्णय लेना।
तो याद रखना, नैतिक दुविधा किसको बोलते हैं? क्लियर है क्या धर्माराम? हाँ, तुम ही हो एक जिसके सहारे हम इस बैच में रुके हुए हैं। ओके, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा क्या थी बताओ? हाँ लिखो, नैतिक तर्कणा ये आया था अभी इसमें आपके सेकंड ग्रेड में। नैतिक तर्कणा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, मोरल रीजनिंग। ये क्या होता है? तो लिखो आप, नैतिक निर्णय यानी क्या करना है? नैतिक निर्णय लेने की, जब निर्णय लेते हैं प्रक्रिया में, नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल, नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल चिंतन प्रक्रिया, यानी थिंकिंग प्रोसेस ही मोरल रीजनिंग है। चिंतन प्रक्रिया, बस चिंतन प्रक्रिया, यानी चिंतन प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? चिंतन प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? मोरल रीजनिंग, या फिर हिंदी में नैतिक तर्कणा। सिंपल, कितना आसान है, लेक्चरर बना देगी ये बात। एक सवाल, पर आपको ही आसान लग रहा है? बात क्लियर हुई? यहां तक बोलिए कोई दिक्कत? हम किसका नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग किन से प्रभावित थे? जीन पियाजे से। लॉरेंस कोहलबर्ग की 3 प्रसिद्ध किताबें थी, याद है, जिनमें एक शब्द जरूर आता है, मोरल डेवलपमेंट। एक थी मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एक थी फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, और एक थी साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लेकिन याद रखना, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये बुक किसकी थी? जीन पियाजे की थी। शाबाश। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने बच्चों के इंटरव्यू लिए? 72। वो बच्चे कहां के थे? शिकागो के थे, यूएसए के थे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाद में कोहलबर्ग की आलोचना हुई कि साहब आपने जो सिद्धांत दिया, हालांकि कोहलबर्ग ये सिद्धांत देंगे तो इसमें ये बताएंगे कि ये नैतिक नियम जो हमने बताए हैं ये सब पे लागू है। किस पे लागू है? सब पे, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। लेकिन आलोचकों ने बोला, जिनमें इनकी एक शिष्या थी कैरोल गिलिगन, उसने बोला कि आपने गलती करी। आपने अपने जो सिद्धांत के लिए इंटरव्यूज लिए ना, कहानियां सुनाई, वो केवल बॉयज को सुनाई, गर्ल्स को तो सुना ही नहीं। तो बॉयज की और गर्ल्स की रीजनिंग में फर्क है। पता है क्या फर्क है? क्या फर्क है इसमें सवाल आया, जानते हो? यस, जोर से बोलो। तो क्या हुआ? यहां इमोशन को कोई जगह नहीं है, यहां तो कॉग्निशन की बात हो रही है, इमोशन को जगह ही नहीं है। सुनो, ये तो आपने कहा, ये खुद ही करिए, लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। ये कौन सा तर्क है? कैसे कह सकती हो लड़कियां इमोशनल होती हैं? क्योंकि वो जल्दी रोती हैं। बताओ तुम लोग दोनों लड़के सही करिए। हाँ, नहीं क्यों? हाँ, वो कह रहे हैं लड़कियां दिखाती हैं, हम दिखाते नहीं है। बोल सोहेल। ओके, ऐसी बात है। एक्चुअली क्या है, सुनो, सुन रहे हो? कैरोल गिलिगन जो खुद एक महिला थी, उन्होंने बोला, आरोप लगाए कोहलबर्ग साहब पे कि आपने सिद्धांत में गलती करी, आपने लड़कियों का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि लड़के जस्टिस की बात करते हैं, इनकी छठी स्टेज जो आएगी उसमें जस्टिस का उल्लेख होगा, न्याय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्याय, न्याय संगत क्या है उसकी बात करते हैं। लेकिन लड़कियां, आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक है, केयरिंग की बात करती है। किसकी बात करती है? केयरिंग की बात करती है। केयर समझते हो? यस, देख, क्या बात है, देखभाल। सब्र का बांध टूटा, देखभाल। ओके, यस, बिल्कुल सही है। लड़कियां देखभाल की बात करती हैं। ओके, इमोशनल है मान लेते हैं बस।
देखभाल की बात करती हैं। इसलिए आपका सिद्धांत क्या है? जेंडर बायस है। कौन सा बायस है? जेंडर बायस है। आप तो लड़कियों की उपेक्षा, महिला वर्ग की उपेक्षा करते हो। और दूसरी आलोचना पता है किस बात को लेके हुई? 72 शिकागो बॉयज वाली बात पे हुई। आप में से कोई मेरे को बताए, तुम बता दोगे शायद, बताओ, कोई भी बताओ, एनीबॉडी? शिकागो बॉयज, दूसरी जगह कौन से? न्यूयॉर्क वाले, लंदन वाले, समझो। ओके, तुम थोड़ा पूछी हो। आपने किसके इंटरव्यू लिए? शिकागो के बच्चों के। मैंने आपको सेमो आइलैंड वाली बात बताई थी, याद है? याद करो। तो सब शिकागो के बच्चे तो वो बच्चे हैं अमेरिका के, मतलब उस लेवल के बच्चे हैं वो तो। लेकिन आपने कुछ गरीब देशों में जाके वहां के बच्चों को भी देखा। इसका मतलब आप जेंडर बाइस ही नहीं, आप कल्चर बाइस भी हो। इसका मतलब आप केवल विकसित देशों के बच्चों की बात कर रहे थे। आप, उनकी नैतिकता अलग है और वो जो एकदम गरीब बच्चे हैं उनकी नैतिकता अलग है। तो आपने उनके इंटरव्यू क्यों नहीं लिए? तो दो बातों पे आलोचना हुई, इसलिए 72 वाला प्रश्न भी आ चुका है। ओके, तो क्या था? ये दोनों बातें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, और आगे बहुत खास लिखें आप। कोहलबर्ग ने कोहलबर्ग ने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के, हम आपको बता चुके हैं हमारा हर एक लफ्ज बहुत काम का है, महत्वपूर्ण है। नैतिक विकास के 3 स्तर, इंग्लिश में इनको बोलते हैं लेवल्स, एवं कितनी? 6 अवस्थाएं। इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे? स्टेजेस। स्टेज मान लो, ठीक है, बताए, ये खास है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर एवं 6 अवस्थाएं बताए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? तो बोलेंगे 3। कितनी अवस्थाएं बताई? तो बोलेंगे 6। इंग्लिश में जरूर पढ़ना परीक्षा में। कई बार स्टेज को लेवल, लेवल को स्टेज मान लेते हैं हिंदी वाले पोर्शन में, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना, लेवल्स पूछे तो बताने हैं 3 और स्टेज पूछे तो बताने हैं 6। स्टेजेस 6, लेवल्स 3। याद रहेगा? बोलो। ओके, 3 लेवल कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूं। एक शब्द याद रख लेना, कन्वेंशनल। कौन सा? बीच वाला, कन्वेंशनल। बोलिए सब लोग, कन्वेंशनल। उससे पहले वाला प्री कन्वेंशनल और बाद वाला पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी में नाम बदलेंगे। प्री कन्वेंशनल को पूर्व, कन्वेंशनल को बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है पारंपरिक। क्या नाम है? इसी का एक नाम है रूढ़िगत। क्या नाम है? रूढ़िगत। और अभी इसमें आया था, अभी रिसेंटली 6 महीने में जो भी परीक्षाएं हुई उनमें एक पेपर में आया था, आप कोई बताएं मेरे को क्या नाम आया था हिंदी में? रूढ़िगत जैसा ही था। प्रथागत। कौन सा शब्द आया था? प्रथागत। तो चाहे रूढ़िगत आए, प्रथागत आए, पारंपरिक आए, परंपरागत आए, हमको याद रखना है कन्वेंशनल। बात समझ में आ गई? तो 3 स्तर याद रहेंगे आपको। पहला इंग्लिश में बोलिए प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। लेकिन इतनी आसान चीजें होती तो फिर हर कोई लेक्चर बन जाता। क्या करना पड़ेगा? कभी कभी आने वालों, क्या करना पड़ेगा बताओ? 6 अवस्थाएं याद करनी पड़ेंगी। 3 लेवल तो बहुत आसान है, लेकिन 6 स्टेजेस भी याद करनी पड़ेंगी और 6 स्टेज क्रम से भी याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन साथ में हर एक के अंदर क्या है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर रह जाएगा, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो चिंता नहीं करें, बस रोज आया करो, मैं इसलिए कह देता हूं जो नहीं आता है। तो 6 अवस्थाएं कितनी, वो कौन सी है? उनके लिए हम एक तोहफा देते हैं। हमने तोहफा दिया है, पहले भी पता है, तब से दिया है हमने। पूरे हिंदुस्तान में हमारी ये लाइन चल रही है। हमने इसमें भी दिया है, हमने एरिक्सन में भी दिया है, याद है ना? एरिक्सन में तोहफा दिया है, कौन सा? विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तो फिर उसकी क्या मिली? घनिष्ठता मिली और जनन संपूर्ण हुआ। मेरी बुक में भी है, अकेली बुक जिसमें है, लोग पढ़ाने में कॉपी करते हैं, पर ये एरिक्सन के 8 स्टेज आपको बता देगा। वैसे ही हम यहां पे भी एक स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं जो
कोहलबर्ग की 6 अवस्थाओं को बता देगा। और वो स्टेटमेंट क्या है सुने, आपके लिए वो तोहफा है। क्या है बोलो? तोहफा है, गिफ्ट है। सुने, एक लड़का है, कौन है? उसका नाम है विवेक। क्या नाम है? किसी ने उसको पूछा कि आपका नाम विवेक कैसे पड़ा? तो वो जो जवाब देता है, आप सुन रहे हो, वो जो जवाब देता है उसको हमने एक स्टेटमेंट में बनाया और वो 6 स्टेजेस को बता देगा। क्या बोला उसने? सुने, वो कहता है दंड से आज्ञाकारिता मिली। क्या बोला उसने? दंड से क्या मिली? कि पहले हमको पनिशमेंट मिला तो फिर हमें आज्ञाकारिता आ गई। दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए। दंड से आज्ञाकारिता तो मिल गई लेकिन हम क्या बन गए? अहंकारी बन गए। कौन कह रहा है ये बात? विवेक। दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर, उसके बाद क्या किया? अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई। फिर अच्छे बच्चे बनकर क्या पाई? प्रशंसा पाई। तब सामाजिक सम्मान मिला। तब क्या मिला? सामाजिक सम्मान। विवेक नाम तो अभी भी नहीं मिला है। कहानी क्या है उसकी? दंड से आज्ञाकारिता मिली, बोलिए, किंतु हम अहंकारी बन गए, बोलिए। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, बोलो ना। प्रशंसा पाई, तब सामाजिक सम्मान मिला। क्या मिला? और अंत में जब समझौते किए, क्या किए? अंत में जब समझौते किए तब विवेक नाम मिला। तब क्या नाम मिला? विवेक नाम मिला। यह स्टेटमेंट 6 की 6 अवस्थाओं को क्रम से आपको आराम से टिप्स पे कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? विवेक का मतलब क्या होता है? खुद लेता है वो विवेक। ओके, एक्चुअली विवेक कहते हैं तर्क को ही। विवेक नाम है रेशनल। आपको पता है आपके एक वो आएगा समायोजन की रक्षा युक्तियां आएगी, उसमें एक आपने सुना होगा औचित्यकरण। सुना है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा नहीं, अंगूर खट्टे। कोई काम हुआ नहीं तो फिर हमने क्या किया कि ये तो आईएएस नहीं बना, तो उसने कहा कि मेरे को तो राजस्थान में नौकरी करनी, आईएएस बनता तो मैं तो अंडमान निकोबार द्वीपों में भेज देते। या किसी का नंबर नहीं आया सेकंड ग्रेड में तो मैडम कहती है सेकंड ग्रेड करनी नहीं है। ये औचित्यकरण है। क्या है? इसी को युक्तिकरण कहते हैं। युक्तिकरण कहते हैं ना, इसी का नाम है विवेकीकरण, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन। तो विवेक बुद्धि को ही कहते हैं, रेशनल को कहते हैं, तर्क को कहते हैं। ओके, स्टेटमेंट याद है? लिखना है। आपने क्या लिखा? नैतिक विकास के 3 स्तर एवं 6 अवस्थाएं बताई और नीचे लिख दो वो स्टेटमेंट। कैसे लिखना है मैं लिखवाता हूं। लिख रहे हो ना? लिखे इन्वर्टेड कॉमास करके, एकदम खुला खुला। क्या था? यस, सवास। दंड से आज्ञाकारिता मिली या आई, एक ही बात है। दंड से आज्ञाकारिता, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए। अहंकारी बन गए। फिर अहंकार कैसे छोड़ा? अच्छे बच्चे बनकर। फिर अच्छे बच्चे बनकर क्या पाई? यस, प्रशंसा पाई। अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई तो सामाजिक सम्मान मिला। तो सामाजिक सम्मान मिला। और अंत में जब क्या किया? समझौता किया ना, तो यहां भी सामाजिक शब्द वापस लिख दे। सामाजिक समझौता किया। और अंत में जब सामाजिक समझौता किया, अंत में जब सामाजिक समझौता किया तब विवेक नाम मिला।
ये वो तोहफा है जो बेहतरीन है, तब विवेक नाम मिला। लिखा सबने, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए। क्या बन गए? अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई तो सामाजिक सम्मान मिला, और अंत में जब सामाजिक समझौता किया तब विवेक नाम मिला। सबने लिखा? तो जोर से पढ़ना है मेरे साथ। 1 2 3 बोलिए। दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई तब सामाजिक, और अंत में जब सामाजिक समझौता किया तब विवेक नाम मिला। सिंपल। अब इसमें 6 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले दंड से आज्ञाकारिता को राउंड कर दो और 1 नंबर लिख दो, स्टेज नंबर 1। अहंकार को राउंड कर दो, या आपकी जो भी स्टाइल है, 2 नंबर लिख दो। अच्छे बच्चे से लेकर प्रशंसा तक 3 नंबर लिख दो। सामाजिक सम्मान 4 नंबर है। सामाजिक सम्मान 4 नंबर है साहब। और सामाजिक समझौता 5 नंबर है। सामाजिक समझौता 5 नंबर। और फाइनली विवेक 6 नंबर। तो स्टेज हुई 6। मैडम मजा आ रहा है? आएगा परीक्षा में, बहुत आएगा आपको। तो रोज आया करो, है ना, मिस कर दो। सोचो आप, हम अपने कैरियर के लिए अगर संजीदा नहीं है तो फिर क्या है? बताइए क्या है? ये आपको कल्याण है ये। आप इसको 60 नंबर मत समझना, ये सिलेक्शन है। क्योंकि आपको चीजें कंसेप्चुअली किस तरह से करनी है वो आता है, वो सिखाते हैं हम। ओके, लिखा सबने? चलिए बताइए मेरे को, 1 नंबर क्या है? वापस बोलो सब लोग। 1 नंबर, 2 नंबर अहंकार, 3 नंबर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा, 4 नंबर सामाजिक सम्मान, 5 नंबर सामाजिक समझौता, और 6 नंबर विवेक। आसान है, लेकिन चीजें इतनी आसान कहां होती हैं? क्या है? थोड़ी सी टेंशन है। एक्चुअली 90% चांस है कि आपको सेम ये वर्ड्स मिलेंगे, पर 10% चांस ये भी है कि इनकी जगह दूसरे शब्द मिलेंगे। वो थोड़ा सा कबाड़ा है, पर हमारे साथ रहोगे तो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपको इंग्लिश वाले शब्द बता देंगे, तो वो फिर आराम से आपको याद रहेंगे। ठीक है? जितना जितना हो सके उतना इन चीजों को आप किया करो, है ना, दोहराया करो। तो फिर क्या है कि उससे आपको पता है ना, मल्टीपल लैंग्वेज अगर कोई बच्चा सीखता है तो उससे उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना बढ़ जाता है। तो आपका दिमाग, ब्रेन एकदम खुल जाएगा, चीजें आपको बहुत बेहतर याद रहेंगी, चीजें बेहतर बदलेगी। जो गलतियां आपने करी हैं पास्ट में, उनको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। पास्ट में कौन सी गलतियां करी? तीसरी क्लास से करनी चालू कर दी थी, छठी में, 7वीं में, 8वीं में कुछ नहीं पढ़ा, 10th में, 12th में। जिन्होंने पढ़ा उनके लिए नहीं कह रहा, पर जो एकदम उनको यूं ही लिया तो अब मुश्किल आती है ना, शब्दों को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। पर हम कर लेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन उन डफर बच्चों से है जिनको अभी भी कुछ नहीं आता। वो क्या है? तो उसके लिए देखें आप, दंड से आज्ञाकारिता के स्थान पे दूसरा नाम भी आ सकता है, लेकिन संभावना पूरी रहेगी कि इनमें से आपको मोस्टली मिल ही जाएगा। अगर नहीं तो फिर इंग्लिश का वर्ड्स हम आपको दे देंगे। एक शब्द और हम लिखेंगे यहां पे, कि उन्होंने बोला कि हर स्टेज में कोई एक चीज का ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन को हिंदी में बोलते हैं, आपने कभी सुना हो? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। उन्मुखता सुना? उन्मुखता। तो पहली स्टेज हो जाएगी दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसको इंग्लिश में बहुत आसान है। दंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, तो पनिशमेंट तो गारंटी से मिलेगा मिलेगा। और आज्ञाकारिता को आपने वो एप्लीकेशन लिखी, याद है? टू द हेड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फला, सब्जेक्ट 1 दिन की छुट्टी, तो योर्स ओबीडियंटली लिखा ना। तो शब्द याद रखना है,
पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, काम हो गया बस। दूसरी आएगी अहंकार। एक्चुअली पहली अवस्था में क्या होता है, पहली अवस्था में पनिशमेंट ना मिले इसलिए वो काम करता है, सही। और दूसरी में कोई इंटरेस्ट होता है, पुरस्कार के लिए काम करता है, मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पे वो उसको लगता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, तो इसके लिए एक शब्द आता है अहंकारी, हेडोनिस्टिक हो जाता है वो, हेडोनिज्म एक शब्द आता है, हेडोनिज्म। लेकिन साथ में यहां पे दूसरे शब्द बताएंगे कि बदले में क्या मिलेगा, इसलिए कभी आपने सुना टिट फॉर टैट, सुना है ना, टिट फॉर टैट स्टेज, यस, मैं आपको एक काम करूं तो बदले में आप मुझे क्या देंगे। या फिर एक शब्द आता है इंग्लिश में इंडिविजुअल एक्सचेंज, क्या आता है, इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, वैयक्तिक विनिमय वाला। या फिर कई बार एक खतरनाक सा शब्द आता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी, सापेक्षवादी, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। फिर तीसरी अवस्था बहुत आसान है, अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे बॉयज गर्ल्स को अलग अलग कर दिया, क्या था, यस, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। तो गुड बॉय नाइस गर्ल अभी भी आया था, कल परसों हुई थी परीक्षा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, यू वोंट बिलीव, आज से 28 अगस्त को मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको बताया क्लास नहीं ली थी उस दिन प्री डीएलएड की एग्जाम थी, प्री एसटीसी की। आप सोच सकते हैं क्या हुआ, 50% है साइकोलॉजी के, उसमें यह था गुड बॉय नाइस गर्ल। उसमें लर्निंग, आपके गेने वाली बुक का नाम कंडीशंस ऑफ लर्निंग पूछा था। उसमें जाने कितने सवाल थे ऐसे, वो बच्चे ऐसे मासूम बच्चे देख रहे थे, मेरे को मजा आ रहा था देख के, है ना। हाँ, सबका सिलेक्शन है जो मेरे कमरे में थे, फुल। अब मेरे से रहा नहीं जाता, क्या करूं, फिर वो कोई नौकरी नहीं थी, अगर नौकरी होती तो मैं उनको नहीं बताता क्योंकि किसी और का हक मारा जाता है। लेकिन वो ट्रेनिंग एसटीसी और डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे थे, है ना, तो इसलिए वो, हालांकि वो सब हमारे स्टूडेंट बन चुके हैं। चलिए, तो क्या ध्यान रखना है, गुड बॉय नाइस गर्ल तीसरी हो जाएगी। चौथी सामाजिक सम्मान, सामाजिक सम्मान, तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, हम सम्मान करेंगे साहब, हर एक रूल का, हर एक नियम का जो समाज बनाता है, रेड लाइट पे रुक जाएंगे साहब। फिर आएगी पांचवी सामाजिक समझौता। पता है इतने प्रश्न है इस पे, इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी नैतिक नियम, हम समाज के हिस्सा हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में, समाज हमारी बेहतरी के लिए करता है तो हम भी करते हैं, पर समाज कुछ खराब करता है तो हम भी नहीं मानते। वो एम्बुलेंस वाला एग्जांपल है, रेड लाइट पे अगर किसी की जान जा रही है तो तोड़ दो रेड लाइट को, जान बचा दो, ये है सामाजिक समझौता। इस पे एक सवाल आया था, पता है आपके इसमें सेकंड ग्रेड में, क्या सवाल था पता है आपको, सवाल था ये कि किसने ठेका अवस्था बताई। ठेका, अब ठेका क्या होता है, धर्माराम ठेका क्या होता है, जानते हो ना, आजकल कॉमेडी में देखते ठेके पे गया हो, तो ठेकादार जो, अब लोग अब ऐसे थे बाहर, ठेका क्या होता है, ठेका क्या होता है, बेवकूफ तू इंग्लिश में पढ़, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सामाजिक समझौते को इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट सब जिसने पढ़ लिया उसका तो राइट हो गया, वो तो बन गया, और जिसको इंग्लिश वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता था वो ठेके पे घूमता रहा। मेरी बात समझ रहे। और फाइनली 6 नंबर वाली अवस्था आएगी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाली। ये सारी अवस्थाएं हम आपको बताएंगे कल। थैंक यू।